इस वीडियो का टॉपिक है कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को मुख्य रूप से 4 तत्वों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है और इनको 8 श्रेणियों में रखा जा सकता है। पहली है प्रकार यानी कि टाइप, दूसरी है आकार यानी कि साइज, तीसरी है उपदेश यानी कि पर्पस और चौथी है घटक यानी कि कंपोनेंट्स। पहले अगर हम ये जान लें कि एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड सिग्नल क्या होते हैं तो टॉपिक को समझने में आसानी होगी। पहले बात करते हैं एनालॉग सिग्नल्स की। तो एनालॉग सिग्नल अनिश्चित होते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि इस जो उसका टाइम ट्रेवलिंग होती है ये कोई निश्चित नहीं होता। इसमें जो फ्रिक्वेंसी होती है वो किसी भी वैल्यू तक अप या डाउन हो सकती है। और वहीं अगर हम डिजिटल सिग्नल की बात करें तो डिजिटल सिग्नल जो होते हैं वो निश्चित होते हैं और इनमें 2 कंडीशन होती हैं, 0 या फिर 1। तीसरी इसमें कोई कंडीशन होती नहीं है। और जो हाइब्रिड सिग्नल होते हैं वो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल से मिलकर बनते हैं और इनमें दोनों ही सिग्नल्स की खूबियां होती हैं। तो अब आपके लिए एक सवाल है कि कमेंट करके आप उत्तर बता सकते हैं और प्रश्न ये है कि वर्तमान में हम जिस कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं उसका प्रकार, घटक, आकार या उपदेश क्या है। व्हाट इज द टाइप, कंपोनेंट, साइज और पर्पस ऑफ द कंप्यूटर वी आर करंटली यूजिंग। तो अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो वीडियो को पूरा देखिए, उत्तर आपको इसी वीडियो में आगे मिलेगा। तो आइए पहले समझते हैं कि कंप्यूटर का वर्गीकरण प्रकार यानी कि टाइप के आधार पर किस तरह किया गया है। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण प्रकार के आधार पर मुख्यतः 3 तरह से किया जा सकता है। पहला है एनालॉग, दूसरा है डिजिटल, तीसरा है हाइब्रिड। और वीडियो में आगे हम जानेंगे कि क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है और कैसे काम करता है और उसके अनुप्रयोग, ये हम आगे वीडियो में समझेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और पहले जानते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक गुणों जैसे कि दूरी, तापमान और दबाव आदि को नापते हैं। उन्हें छोटे टुकड़ों में तोड़े बिना संख्यात्मक मानकों में यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू में परिवर्तित करते हैं। उदाहरण के लिए थर्मामीटर पारा का संक्षेप विस्तार की तुलना करके शरीर का तापमान बताता है। और नीचे आप इमेजेस में देख पा रहे होंगे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। ये सारे जो है वो सब एनालॉग कंप्यूटर्स कहलाते हैं। तो कंप्यूटर्स मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया भी है, कंप्यूटर का मतलब ये होता है कैलकुलेट करना। तो ये कुछ ना कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, तापमान कैलकुलेट कर रहे हैं, दूरी कैलकुलेट कर रहे हैं या दबाव को कैलकुलेट कर रहे हैं या स्पीड को कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए ये भी एक तरह के कंप्यूटर हैं और ये एनालॉग कंप्यूटर्स हैं। तो अब बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। ऐसे कंप्यूटर अलग अलग प्रारूप में समस्याओं को हल करने में सक्षम होते हैं। वह केवल बाइनरी भाषा में दर्ज किए गए डेटा पर काम करते हैं यानी कि 0 या 1। इनके पास ऐसा कार्य करने की क्षमता है जिसमें बड़ी मात्रा में डाटा का प्रबंधन करना और मशीन संचालन को देखरेख करना शामिल है। डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण है डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल फोन इत्यादि। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इमेज में कि कैलकुलेटर, डिजिटल घड़ी, स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, एटीएम मशीन, ये सब डिजिटल कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। और ये जो कंप्यूटर्स होते हैं ये बाइनरी नंबर्स पे ही काम करते हैं यानी कि 0 और 1 पे। इसके बाद बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर की, जिसमें डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर दोनों की विशेषता होती है। वे हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। वे गिनती के साथ साथ मापने का भी काम करते हैं। तो इन कंप्यूटर में आउटपुट या तो नंबर के रूप में हो सकती है या फिर माप की आवश्यकता इकाई में हो सकती है। उदाहरण के लिए पेट्रोल स्टेशन पर ईंधन वेंडिंग मशीन एनालॉग तकनीक के माध्यम से ईंधन की मात्रा को नापती है और लागत यानी कि पैसे के बारे में डिजिटल रूप में जानकारी प्रदर्शित करती है। वो हमारा एक हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल है और कुछ और एग्जाम्पल्स भी आप इमेज में देख पा रहे होंगे। आइए बात करते हैं कि जो कंप्यूटर का वर्गीकरण है वो साइज के अनुसार कैसे किया गया है। तो यहाँ पे 4 कैटेगरी हैं, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो पहले माइक्रो कंप्यूटर की बात करते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जिन्हें आराम से डेस्क या फिर लैप यानी कि पैरों पर रखकर काम किया जा सकता है, जिनको हम पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी के नाम से भी जानते हैं। इन छोटे कंप्यूटर का विकास 1970 में माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार के साथ हुआ। इसमें एक सेंट्रल प्रोसेस यूनिट यानी कि सीपीयू होता है जिसमें एक माइक्रो प्रोसेसर, एएलयू और कंट्रोल यूनिट का कार्य करता है। ऐसे कंप्यूटर एक ही सर्किट बोर्ड पर न्यूनतम सर्किटरी माउंटिंग के साथ बनाए जाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर आने से सस्ते और आकार में छोटे कंप्यूटर बनाना संभव हुआ। माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पाम टॉप, टैबलेट्स, मोबाइल और वर्क स्टेशन। मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं? मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में तेज और महंगे होते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक क्षमता और कीमत के होते हैं। मिनी कंप्यूटर डिजिटल
बहु उपयोगकर्ता कंप्यूटर हैं। ये मध्य श्रेणी के कंप्यूटर होते हैं जिन्हें हम सर्वर के नाम से भी जानते हैं, जिससे कई सीपीयू यानी के वर्क स्टेशन कंप्यूटर जुड़े होते हैं। परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति के बजाय कई व्यक्ति एक साथ कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं। ये प्रिंटर और प्लॉटर जैसे अन्य उपकरणों के साथ भी काम कर सकते हैं। इनमें मुख्य रूप से 16, 32 और 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग प्रायः छोटी या फिर मध्यम आकार की कंपनियां करती हैं। 20वीं सदी के आखिरी में कुछ दशकों में ये पारंपरिक मिनी कंप्यूटर छोटे से मध्य आकार के व्यवसाय प्रयोगशालाओं में पाए जाते थे। उदाहरण के लिए पहला मिनी कंप्यूटर 1965 में PDP-8 के नाम से लॉन्च किया गया था। कुछ विशेषज्ञों द्वारा PDP-11 को सबसे लोकप्रिय मिनी कंप्यूटर माना जाता है। और अगर आप सिंपल भाषा में समझेंगे तो जो ऑफिस में आजकल आप देखते होंगे एक सर्वर बना दिया जाता है और उसी पे सारा डाटा सेव होता है और उसी से सॉफ्टवेयर भी रन होते हैं, तो उन्हीं को हम मिनी कंप्यूटर बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में बड़े होते हैं। बड़े संगठनों द्वारा बल्क डेटा को प्रबंधित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर को मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाता है और सामान्य पर्पस मशीनों के रूप में उपयोग किया जाता है। ये आमतौर पर मिनी कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली होते हैं। बड़ी कंपनियों में केंद्रीय यानी कि सेंटर कंप्यूटर के रूप में मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग होता है। एक नेटवर्क में कई कंप्यूटरों को एक साथ आपस में जोड़ा जा सकता है। इसमें हजारों यूजर्स एक साथ कार्य कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर में Node.js एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म यानी कि OS का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए ट्रेडिंग कंपनी में उपयोग किए जाने वाली प्रणाली। मेन फ्रेम कंप्यूटर का मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। मेन फ्रेम 48, 60 या 64 एड्रेसिंग का उपयोग करता है। यह बड़ी रैम यानी कि 64 MB तक सपोर्ट करता है। उदाहरण के लिए DEC-10, IBM 370 कुछ मेन उदाहरण है मेन फ्रेम कंप्यूटर के। इसके बाद बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर अन्य सभी श्रेणी यानी कि माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में अत्यधिक बड़े, अधिक संग्रहित क्षमता वाले और सबसे अधिक गति वाले होते हैं। इनका आकार एक सामान्य कमरे के बराबर हो सकता है। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग बड़े वैज्ञानिक और शोध प्रयोगशालाओं में शोध कार्य में होता है। 1998 में भारत में सीडेक द्वारा एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया जिसका नाम परम 10,000 रखा गया। इसकी गणना क्षमता 1 खरब प्रति सेकंड थी। आज भारत का विश्व में सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में नाम है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि चंद्रयान 3 जो भेजा गया था उसमें भी सुपर कंप्यूटर का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि बहुत सारी कुछ ऐसी कैलकुलेशन है जो नॉर्मल कंप्यूटर उतनी स्पीड से नहीं कर सकते जो कि सुपर कंप्यूटर कर सकता है। और सुपर कंप्यूटर का कहाँ पे काम होता है? मौसम की भविष्यवाणी, जलवायु अनुसंधान और वायु प्रवाह सिमुलेशन आदि जैसे जटिल और सांख्यिकीय अनुप्रयोगों के लिए बहुत ही कम समय के भीतर बड़ी मात्रा में डाटा को मैनेज करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की कई आवश्यकता मेन फ्रेम कंप्यूटर द्वारा पूरी नहीं की जा सकती। ये आवश्यकताएं सुपर कंप्यूटर द्वारा ही पूरी की जा सकती हैं। पारंपरिक कंप्यूटर डिजाइन में डेटा और निर्देशों को एक ही स्ट्रीम में प्रतिबंधित किया जाता है। इस डिजाइन को वॉन न्यूमैन डिजाइन कहा जाता है और सुपर कंप्यूटर में नॉन वॉन न्यूमैन डिजाइन उपयोग किया जाता है। अगर उदाहरण की बात करें तो क्राई XMP-24 या फिर परम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर के उदाहरण है। इसके बाद बात करते हैं कि उपदेश के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो कंप्यूटर उपदेश के आधार पर दो ही प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, सामान्य प्रयोजन यानी कि जनरल पर्पस और विशेष प्रयोजन यानी कि स्पेशल पर्पस। तो पहले बात करते हैं जनरल पर्पस यानी कि सामान्य प्रयोजन की। तो सामान्य प्रयोजन यानी कि जनरल पर्पस के आधार पर निम्नलिखित कार्य हैं जो इन कंप्यूटर से करने की अपेक्षा की जाती है, जैसे कि बुनियादी इनपुट आउटपुट फंक्शन, छोटे पैमाने पर गणना प्रोसेस करना, छोटे पैमाने पर डाटा को स्टोर करना, सामान्य निष्पादन गतिविधियां यानी कि जनरल परफॉर्मेंस एक्टिविटीज। इसमें बुनियादी कैलकुलेटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर, मोबाइल फोन आदि शामिल हैं जो लोगों को उनके बुनियादी आवश्यक कार्यों में मदद करते हैं, जो सामान्य प्रयोजन यानी कि जनरल पर्पस कंप्यूटर के प्रकार के होते हैं। इसके बाद बात करते हैं विशेष प्रयोजन यानी कि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की। तो जब किसी कंप्यूटर को विशेष रूप से एक निश्चित कार्य करने के लिए डिजाइन किया जाता है तो ऐसे कंप्यूटर को विशेष प्रयोजन यानी कि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। और अगर इनके कार्य की बात करें तो मेडिकल इमरजेंसी उपकरण जैसे कि MRI मशीनें,
डेटा संचार के लिए नेटवर्क, राउटर और स्विच, हवाई जहाजों में नेविगेशन सिस्टम, बैंकिंग लेन देन में एटीएम, आईटी कंपनियों में बड़े कंप्यूटर, जलवायु परिवर्तन विश्लेषण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण, विनिर्माण इकाइयों यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में उपयोग की जाने वाली मशीनें, और सूची भी लंबी है। विशेष प्रयोजन के कंप्यूटर विभिन्न संगठनों के लिए महत्वपूर्ण हैं और इनके अनुप्रयोग इस तरह से किए जाते हैं कि काम आसान और कुशल हो जाता है। इसके अलावा क्वांटम कंप्यूटर को भी विशेष प्रयोजन यानी कि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। क्वांटम कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करती है। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों यानी कि प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित एक उपकरण है। यह चूंकि पैरेलल प्रोसेसिंग कंप्यूटेशन करता है, इसलिए यह कठिन से कठिन कार्य को कुछ ही मिनटों में सफलतापूर्वक कर सकता है, जिसके बारे में आज के कंप्यूटर सोच भी नहीं सकते। क्वांटम कंप्यूटर आज के समय में इस्तेमाल होने वाले क्लासिकल कंप्यूटर से काफी ज्यादा अलग होते हैं, क्योंकि ये क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं जो बिट्स से काफी अलग होती है। तो नॉर्मल कंप्यूटर कार्य करने के लिए बाइनरी डिजिटल का प्रयोग करते हैं जो दो डेटा वैल्यू यानी कि ऑन ऑफ या फिर 0-1 को दर्शाता है। वहीं क्वांटम कंप्यूटर कार्य करने के लिए क्यूबिट्स का प्रयोग करता है जो दो डेटा वैल्यू यानी कि 0-1 को एक साथ व अलग अलग भी दिखा सकता है। इस प्रकार ये एक समय में 2 से अधिक वैल्यू को दिखा पाता है। इसी कारण से नॉर्मल कंप्यूटर की अपेक्षा ज्यादा कार्यशील होते हैं। इन कंप्यूटर में क्यूबिट्स वास्तविक रूप से उपस्थित होती है जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की सहायता से डाटा को एक्सेस कर पाते हैं। क्यूबिट्स द्वारा डाटा को समझने के लिए सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट विधि का प्रयोग किया जाता है। डेविड डिटॉच को क्वांटम कंप्यूटर का जनक समझा जाता है। क्वांटम कंप्यूटिंग का बहुत सारे फील्ड्स और इंडस्ट्रीज में अनुप्रयोग हो सकता है, जैसे कि क्रिप्टोग्राफी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, केमिस्ट्री और फिजिक्स में। आइए बात करते हैं कि घटक के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो पर्सनल कंप्यूटर जो माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है, जिन्हें आराम से डेस्क या पैर पर रखकर काम किया जा सकता है। इन छोटे कंप्यूटर का विकास 1970 में माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार के साथ हुआ, जिसमें एक माइक्रो प्रोसेसर एएलयू और कंट्रोल यूनिट का कार्य करता है। माइक्रो प्रोसेसर आने से कंप्यूटर सस्ते और आकार में छोटे बनाना संभव हो पाया। इन कंप्यूटर्स को पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पामटॉप, टैबलेट्स और वर्क स्टेशन आते हैं। शुरुआती दौर में जब कंप्यूटर को घरेलू उपयोग के लिए विकसित किया जा रहा था, तब पर्सनल कंप्यूटर को 3 श्रेणियों में रखा जाता था। पहला है पीसी, दूसरा है पीसी एक्सटी, तीसरा है पीसी एटी। तो पीसी की अगर बात करें तो यह पर्सनल कंप्यूटर की सबसे छोटी श्रेणी है और इसमें निम्नलिखित हार्डवेयर शामिल हैं। यह मुख्यतः सीपीयू के रूप में इंटेल 8088 प्रोसेसर या इसके कंपैटिबल माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करता था। यह 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर हैं। इनमें 256 केबी की मुख्य मेमोरी होती थी, यानी कि मेन मेमोरी की जो साइज होता था वो 256 केबी होता था। इनमें मेमोरी को 640 केबी तक बढ़ाया जा सकता था। इनमें संचार यानी कि कम्युनिकेशन के लिए 2 RS-232C पोर्ट होते थे जो कि कम्युनिकेशन के लिए होते थे। इसके बाद बात करते हैं पीसी एक्सटी की, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर में जो एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी थी, इसका उपयोग करने वाले पर्सनल कंप्यूटर पीसी एक्सटी कहलाते हैं। तो पीसी और पीसी एक्सटी के बीच एकमात्र अंतर था और वो अंतर था हार्ड डिस्क का। तो इन कंप्यूटर्स में आप 2 हार्ड डिस्क ड्राइव लगा सकते थे। तो जब आपको डाटा बड़ी मात्रा में इकट्ठा करने की जरूरत पड़ती थी, यानी कि सेव करने की जरूरत पड़ती थी, तब आपको अपने कंप्यूटर को अपग्रेड करना पड़ता था पीसी से पीसी एक्सटी में। और अगर पीसी एटी की बात करें तो एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाले पर्सनल कंप्यूटर को PC80 कहा जाता है। PC80 माइक्रो प्रोसेसर के रूप में इंटेल का 80286, 386, 486 और उससे ऊपर के माइक्रो प्रोसेसर उपयोग किए जाते थे। तो अगर इनके उदाहरण की बात करें तो IBM और द एप्पल डेस्कटॉप कंप्यूटर PC80 का उदाहरण है। तो अब बात करते हैं निष्कर्ष का, यानी कि कंक्लूजन क्या है इस वीडियो का, कि कंप्यूटर को मुख्य रूप से 4 तत्वों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है: प्रकार, आकार, उपदेश और घटक। और इनको 8 श्रेणियों में रखा जा सकता है और वो श्रेणियां हैं एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर। तो गाइस, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।